वेलकम टू अध्यापिका। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के 6th यूनिट यानी टीचिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में हम शिक्षण की नीतियां कहते हैं। आज हम इस सेशन में कवर करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, ये कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे इसके सब टॉपिक्स के बारे में। So let's start today's session with a quote, and the quote says that if a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn। यानी कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है जिस तरीके से, जिस वे में टीचर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो टीचर को अपने आप को थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा और उनको बच्चे को थोड़ा उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, उसी तरीके से समझाना पड़ेगा जिस तरीके से बच्चा सीखने चाहता है, जिस तरीके से बच्चा अडेप्ट करेगा, उसी तरीके से टीचर को अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो मोल्ड करने में सबसे ज्यादा टीचर की हेल्प कौन करती है? हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज। यानी कि अगर हम बोले व्हाट इज टीचिंग स्ट्रैटेजीज यानी शिक्षण की नीतियां क्या हैं, तो ये एक हेल्पिंग टूल है टीचर के लिए, जो टीचर को हेल्प करती हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में। ये टीचिंग और लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अटेन करने में हेल्प करती है। यानी कि टीचर जो भी बच्चे को समझाना चाह रही है और बच्चा जो भी सीख रहा है, उसके एक ऑब्जेक्टिव्स लेकर वो चलते हैं और उनको पूरा करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए टीचिंग स्ट्रेटेजीज टीचर की और लर्नर्स की हेल्प करती हैं। नाउ वी कैन से कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज वो टूल हैं जो टीचर की हेल्प करती है स्किलफुली प्लान करने में चीजों को, कि कैसे उनको टॉपिक को प्रेजेंट करना है, उसके बाद किस तरीके से उनको आगे प्रोसीड करना है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि टीचर को क्लास में कोई भी इंफॉर्मेशन जाके डिलीवर करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगी, इसकी स्किलफुली प्लानिंग हमें टीचिंग स्ट्रैटेजी की मदद से ही कर पाएंगे। अगर हमने स्किलफुली प्लान कर लिया और अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर कर लिया, तो उससे क्या होगा कि लर्निंग फैसिलिटेट हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी, बच्चों के लिए थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, जिसकी मदद से बच्चे अपने आप को लर्निंग के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, एंगेज रख पाएंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इससे वो मोटिवेट होंगे और लर्निंग और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अटेन हो जाएंगे। तो ये है टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ये है शिक्षण की नीतियां जो एक टीचर को, एक शिक्षक को हेल्प करती हैं एज एन हेल्पिंग टूल उनकी टीचिंग को सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनाने में। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे हम सबको पता है कि मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है, वो कितना ज्यादा बच्चों को ट्रबल करता है, कितना ज्यादा बच्चे उसमें परेशान होते हैं क्योंकि वो नहीं समझ पाते। टीचर ने एक दो क्वेश्चन करके उनको, उनके सामने सोल्यूशन कैसे निकालना है वो करके उनको दिखाया, लेकिन फिर भी बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। वहीं अगर टीचर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाने के लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज करे, तो उसकी मदद से वो पहले स्किलफुली प्लान करेगी कि किस किस स्टेप को उनको कैसे कैसे बच्चों को बताना है और बच्चे उससे अच्छे से सीख भी पाएंगे, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो जहां वो उनको इतना हार्ड लग रहा है, जहां वो उनको इतने ट्रबल दे रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है, अगर उनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो बच्चों के लिए काफी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए टीचिंग स्ट्रेटेजीज को टीचर का हेल्पिंग टूल माना जाता है। So now these teaching strategies are divided into two categories. First one is autocratic teaching strategy and the second one is democratic teaching strategy. Autocratic teaching strategy को हम प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति के नाम से जानते हैं और डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी को हम जनतांत्रिक शिक्षण नीति के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी और उसके अंदर कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज आ जाती है, यानी उसके सब टॉपिक कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन वी विल गो टू डेमोक्रेटिक टीचिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज। सो व्हाट आर ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज, यानी प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति किसे कहा जाता है? ये जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसके अंदर जो मेन रोल यानी प्राइमरी रोल जो प्ले करती है वो टीचर ही होती है। मतलब टीचर ही डिसाइड करेगी कि उनको क्या प्रेजेंट करना है और उनको किस तरीके से बच्चों के सामने रखना है, तो इसलिए ये टीचर सेंट्रिक कहलाती है। उसके साथ साथ जब टीचर ही डिसाइड कर रही है कि उन्हें क्या प्रेजेंट करना है और किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर फोकस क्या बच्चों के ऊपर है? जी नहीं, यहाँ पर बच्चों के ऊपर कुछ भी फोकस नहीं होता। उनकी नीड, उनकी एबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो पाता, उनका इंटरैक्शन भी नहीं हो पाता। यानी कि एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसमें बच्चे वही करते हैं जो उनको कहा जाता है करने के लिए, वो अपने से कुछ नहीं कर सकते, जो टीचर उनको बोलेगी वो वही करेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है इन टीचिंग स्ट्रेटेजीज में
कि बच्चों की सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि सिर्फ उनके मानसिक विकास पर ज्यादा टीचर ध्यान देती है, उनकी सोशल डेवलपमेंट कि क्या उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है उस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये है हमारी ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज। अब इसके सब टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं, हम आज के सेशन में पढ़ेंगे स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, लेक्चर स्ट्रेटेजीज के बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, और उसके साथ साथ हम जानेंगे ट्यूटोरियल स्ट्रेटेजी के बारे में। सो सबसे पहले हम स्टोरी टेलिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज को देख लेते हैं। स्टोरी टेलिंग टीचिंग स्ट्रेटेजी यानी कि कथात्मक नीति। We all know that every teacher has a challenge to develop interest कि बच्चों के साथ कैसे वो कनेक्ट करे, कैसे बच्चों का वो इंटरेस्ट डेवलप करे। तो इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। आप स्टोरी टेलिंग मेथड की जब आप हेल्प लोगे अपनी टीचिंग में, तो उससे क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट और उनके साथ आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली डेवलप हो पाएगा। बिकॉज स्टोरी टेलिंग मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। ऐसा क्यों कहा जाता है? मेरा मानना यह है कि अगर एक टीचर अच्छी स्टोरी टेलर नहीं है तो वो एक अच्छी टीचर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तो ये बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए एक अच्छा स्टोरी टेलर होना, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने में आसानी होती है। आपकी क्लास जो होगी वो काफी इंटरेस्टिंग ही रहेगी। हम सब ने बचपन में दादी नानी की कहानियां सुनी है, और मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैंने रामायण सबसे पहले अपनी दादी से ही सुनी थी। उसके बाद जाकर थोड़े टाइम बाद एक एनिमेटेड मूवी आई थी रामायण की, तब मैंने जाकर उसको देखा था। लेकिन उससे पहले जब मैंने कहानी सुनी थी वो मैं अपने दादी के जरिए ही रामायण की कहानी सुनी थी। तो जब मैंने वो कहानी सुनी उससे मुझे पता चला कि क्या सही है और क्या गलत, कि कैसे जब रावण सीता जी को उठा के ले गए थे जबरदस्ती, तो वहां से डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है वो डेवलप हुई। वहां से मेरी इमेजिनेशन, मेरी विजुअलाइजेशन जो स्किल्स थी वो डेवलप हुई। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड आप बच्चे की इन सारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ स्टोरी टेलिंग एक ऐसा मेथड है जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद होता है। इसको बच्चे काफी एक्टिवली सुनते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का पार्टिसिपेशन भी एक्टिवली हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग मेथड जो होता है उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं, और सबका एक दूसरे इवेंट से कनेक्शन कहीं ना कहीं होता ही है। और हमेशा स्टोरी टेलिंग मेथड अपने साथ एक मैसेज लेके चलता है। सो लेट्स सी सम एडवांटेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। सो इसका पहला एडवांटेजेस है कि बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जो फेरी टेल स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं, या फिर कोई भी क्लास में टीचर आकर उनको, या फिर उनकी जो बुक्स होती हैं स्टोरी बुक्स, उसमें से कोई स्टोरी वो पढ़ते हैं, तो उससे बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं। उनको हमेशा ये क्यूरियोसिटी भी रहती है साथ साथ कि अब इसकी कहानी में इसके बाद क्या होने वाला है, कि इसका एंड क्या होगा, क्या वो होगा भी या नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूँ, या कुछ अलग तरीके से इस कहानी का एंड होगा। तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। उसके साथ साथ उनकी इमेजिनेटिव और थिंकिंग जो स्किल्स है वो डेवलप होती हैं, वो फोस्टर होती हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग मेथड से बच्चा इमेजिन करना शुरू कर देता है, वो विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा ये इवेंट्स जो वो पढ़ रहा है वो ऐसे ऐसे हो रहे होंगे। उसके बाद आता है हमारा कि इसकी मदद से, स्टोरी टेलिंग की मदद से बच्चों की इमेजिनेटिव और थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बचपन में जब मैं भी कहानियां पढ़ती थी या कहानियां सुनती थी, तो उससे क्या होता था कि मैं अपने माइंड में एक मेंटल इमेज फॉर्म करने लगती थी कि अगर अब ये इवेंट हो रहा है तो ये ऐसे हो रहा है। जैसे 5th क्लास में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था वॉर ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, की प्री इंडिपेंडेंस से जो वॉर हुई थी, यानी रिवॉल्ट जो था हमारा 1857 का। जब मैंने उसमें पढ़ा कि कैसे कितने लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, कैसे ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करा, तो वो मेरे दिमाग में मेंटल इमेजेस वहां पे फॉर्म होने लग गई थी कि उनको ऐसे उन्होंने परेशान करा, ऐसे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, इतने लोग शहीद हुए। साथ साथ स्टोरी टेलिंग की मदद से हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाती हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज जब टीचर करती है तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद जब टीचर बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछेगी या उससे स्टोरी से रिलेटेड कुछ पूछेगी, तो बच्चे क्या करेंगे, टीचर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। और टीचर का ये पूछना कि कहानी में कौन सही है और कौन गलत है, तो उसके बाद टीचर बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग की स्किल्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। बच्चों की वोकैबुलरी यानी बच्चों का जो शब्द भंडार है उसमें भी वृद्धि पाई जाती है, क्योंकि नए नए वर्ड सीखते हैं बच्चे स्टोरीज की हेल्प से।
बच्चों का इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा, वो अगर एंगेज होंगे पढ़ाई के साथ, टीचर के साथ, तो उससे क्या होगा कि क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो एडवांटेज है वो है कन्वेज मैसेज, यानी कि बच्चों को जब मॉरल स्टोरीज पढ़ाया जाता है तो उसके पीछे यही ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों के अंदर कुछ वैल्यूज डेवलप हो, कुछ अच्छी बातें बच्चे सीखे। तो वो जो स्टोरीज होती हैं वो अपने साथ मैसेज लेके चलती हैं, यानी कि स्टोरी टेलिंग मेथड से हम बच्चे को मैसेजेस भी दे सकते हैं, अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं, एक आइडियल लाइफ के लिए उनको रेडी कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेजेस स्टोरी टेलिंग मेथड के। अब हमारी आती है डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी, यानी कि प्रदर्शन नीति। जैसा कि इसके नाम से ही हम सबको समझ में आ जाता है प्रदर्शन। तो सबसे अच्छा तरीका अगर पढ़ाने का है कैसे, तो वो है दिखाकर कि कैसे होगा, यानी कि बच्चों को पहले बताना और उसके बाद दिखाना कि एक्चुअली में चीजें होती कैसे हैं। अगर एग्जाम्पल ले लूं इसका, तो साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें पहले टीचर बताती है कि ऐसे ऐसे हमें प्रोसीड करना है, और उसके बाद बच्चों को लैब में ले जाकर वो केमिकल रिएक्शंस को दिखाती है। तो उससे बच्चों को पहले बताया, उन्होंने एक्सप्लेन करा, और उसके बाद उन्होंने दिखाया। तो यहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी का उन्होंने यूज करा? उन्होंने यूज करा प्रदर्शन नीति का, यानी डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी का। इसमें क्या होता है, जब टीचर इस स्ट्रैटेजी को यूज करती है तो इसमें टीचर ही डेमोन्स्ट्रेटर होती है, यानी कि वो ही बच्चों को बता रही होती है, दिखा रही होती है कि कैसे चीजें होंगी, और बच्चे क्या होंगे? ऑब्जर्वर होंगे। वो बैठेंगे, वो सुनेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि चीजें एक्चुअली में हो कैसी रही हैं। तो ये होती है हमारी प्रदर्शन नीति। अब हम इसके देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस, उनकी बात कर लेते हैं। तो जब बात हो रही है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की, तो उसमें बच्चों को जब टीचर बता रही हैं और फिर बच्चे उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, वो देखेंगे कि कैसे चीजें हो रही हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत एक्टिव होगा उस टाइम पे। वो ऐसा नहीं कि चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद जाकर वही चीजें उनको भी करनी है। जैसे मैथ्स का एग्जांपल ले लूं, जब मैम ज्योमेट्री पढ़ा रही होती है तो वो मैम पहले ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को करके दिखाती हैं, ज्योमेट्री के जो मॉडल्स होते हैं उनकी मदद से बच्चों को जब समझा रही होती हैं, उसके बाद बच्चों की ही बारी आती है कि वो अप्लाई करें जो मैम ने उनको सिखाया है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को एक्टिव रखें, और उसके साथ साथ उनका पार्टिसिपेशन भी क्या हो? एक्टिवली हो। उनकी सेंसेस सारी एक्टिवली उस टाइम पे इन्वॉल्व रहती हैं, वो ध्यान से सुन रहे होते हैं, वो ध्यान से देख रहे होते हैं, वो अपने दिमाग को ओपन करके सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो ज्यादा टाइम तक इन चीजों को रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे जब टीचर उनको दिखा रही होती है, उनको बता रही होती है, उसके साथ साथ बच्चे अपनी मेंटल इमेजेस को फॉर्म कर लेते हैं। वो एज अ मेंटल इमेजेस के साथ ही रिटेन करना पसंद करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं, तो मैं भी ज्यादातर जब मेरी टीचर हमें पढ़ा रही होती थी, उस टाइम पे मैं उनकी मेंटल इमेजेस फॉर्म करके रख लेती थी, और हम सभी के साथ ऐसा ही होता है। हम सभी मेंटल इमेजेस फॉर्म कर लेते हैं ताकि हम लॉन्गर पीरियड तक चीजों को ध्यान में रख पाए, याद रख पाए। ये जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है ये सबसे ज्यादा यूजफुल है साइंस और मैथ्स के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स को बताना और उसके बाद दिखाना हम साइंस में करते हैं, और मैथ्स में जैसे ज्योमेट्री हो गई, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बच्चों को पहले बताना पड़ता है कि कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और किस तरीके से करना है। तो यही जो स्ट्रैटेजी होती है सबसे ज्यादा यूजफुल साइंस और मैथ्स के लिए ही मानी जाती है। और इसके साथ साथ ये बच्चों को प्रैक्टिकली ट्रेन करती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली ट्रेन कर रही है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चों को किताब से ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाया जा रहा है कि चीजें एक्चुअली में हो कैसी रही हैं। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बच्चों को हेल्प करती है। अब बात करेंगे हम लेक्चर स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी व्याख्यान नीति के बारे में। तो जब मैंने लेक्चर स्ट्रेटेजी नाम लिया होगा तो आपके ही माइंड में एक इमेज फॉर्म हो गई होगी कि टीचर आ रही है, क्लास में बोल रही है और बच्चे यहाँ पर बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं। जी हाँ, ये वही स्ट्रेटेजी है जो सबसे ज्यादा एशियंट वे ऑफ टीचिंग माना जाता है, यानी कि ये स्ट्रेटेजी हमारे गुरुकुल में यही यूज करी जाती थी और तब से लेकर आज तक ये यूज हो रही है टीचिंग में। तो इसको एशियंट माना जाता है। ये आपके दिमाग में ये इमेज फॉर्म हो गई कि टीचर आके बोल रही है और बच्चे सुन रहे हैं, तो इसमें टीचर ही स्पीकर होती है और बच्चे इसमें लिसनर होते हैं। ये बिल्कुल ही टीचर सेंटर्ड होती है। इसका दूसरा नाम चॉक एंड टॉक मेथड है। इसको चॉक एंड टॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि टीचर आके बोलेंगी और बच्चे सुनेंगे।
तो इस मेथड में बच्चे का इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है टीचर के साथ। तो अगर टीचर अपने टॉपिक को एक लेक्चर स्ट्रेटेजी के साथ बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपने लेक्चर को सिक्वेंशियल मैनर में रखे, उसके साथ साथ लॉजिकल बनाए और एक ऐसे इंप्रेसिव वे में उनके सामने प्रेजेंट करे कि क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी डल या बोरिंग भी ना हो। हमेशा टीचर जब लेक्चर स्ट्रेटेजी का यूज करती है, उनको हमेशा नोन से लेकर अननोन की तरफ बच्चों को लेकर जाना चाहिए, उनको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के सामने सीधे ही उन्होंने कॉम्प्लेक्स टॉपिक प्रेजेंट कर दिए हैं जिससे बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली वो एब्सेंट माइंडेड होकर क्लास में बैठेंगे। इसलिए लेक्चर स्ट्रेटेजीज का जब यूज करती है टीचर, तो उनको काफी प्लान वे में करना चाहिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि लेक्चर स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं। हम क्यों इसको अपनी टीचिंग में यूज करते हैं? इसका एक मेन रीजन ये है कि ये लेस रिसोर्सेज लेकर ज्यादा मैक्सिमम बच्चों की लर्निंग करा सकता है। लेक्चर विद द हेल्प ऑफ लेक्चर स्ट्रेटेजी आप लेस रिसोर्सेज के साथ ज्यादा स्टूडेंट की लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चा कितना एक्टिवली आपको सुन रहा है, कितना एक्टिवली जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, जो आप उसको समझाना चाह रहे हैं, वो कितना उसको समझ पा रहा है। तो ये है लेक्चर स्ट्रेटेजी। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस यानी लाभ को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लेक्चर मेथड का, लेक्चर स्ट्रेटेजी का टीचर यूज करती है तो उनको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती। जो लेक्चर मेथड है वो बहुत ज्यादा चीप माना जाता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है और लेस रिसोर्सेज के साथ वो क्या करता है, वो मैक्सिमम लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है, मैक्सिमम लर्नर्स तक पहुंच सकता है, अपनी लर्निंग को ज्यादा लर्नर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये कवर करता है बहुत सारे लर्नर्स को, लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर्स को ये कवर करता है। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक, यानी कि ये बहुत अच्छा है जब भी टीचर को एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना हो जिसके जो ज्यादा थ्योरेटिकल हो और जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये अच्छा है। क्योंकि उसमें विद द हेल्प ऑफ लेक्चर मेथड अगर टीचर इंप्रेसिव वे में प्रेजेंट कर दे तो बच्चे को अच्छे से वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। उसके बाद लेक्चर मेथड की मदद से हम लोग प्रीवियस नॉलेज बच्चे की क्या है और उसको नई नॉलेज के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को अगर मुझे ज्योमेट्री के बारे में बताना है, ज्योमेट्री के टॉपिक को समझाना है, तो उससे पहले मैं देखूंगी कि क्या बच्चों को शेप्स के जो नॉलेज है वो क्लियर है या नहीं है। तो जो प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज के साथ लिंक करने में लेक्चर मेथड हमें हेल्प करता है। लेक्चर मेथड एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करता है, वो सिस्टमैटिकली ही चलता है, एक प्लान वे में ही चलता है और वो हेल्प करता है बच्चों को उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप करने में। क्योंकि एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर ही स्पीकर होती है, टीचर ही बोलती है और बच्चों का काम होता है ऑब्जर्व करना, उनको सुनना। तो इससे बच्चों की लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं और वो टीचर को एज अपना रोल मॉडल देखने लग जाते हैं। वो देखने लग जाते हैं कि ये जो हमें बता रही है वो बिल्कुल सही बता रही है, वो एक आइडल की तरह टीचर को देखने लग जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो टीचर होती है वो रोल मॉडल का एक रोल प्ले करती है बच्चों के सामने। अब हम बात करते हैं ट्यूटोरियल टीचिंग स्ट्रैटेजी की, यानी ट्यूटोरियल नीति की। तो ये एक ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें बच्चों को ग्रुप में बना दिया जाता है, यानी कि होमोजीनियस ग्रुप फॉर्म कर दिए जाते हैं जिसमें सेम एबिलिटीज के बच्चों को रखा जाता है। यानी कि अगर एक क्लास के बच्चे, यानी कि क्लास के कुछ बच्चे अगर डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, तो टीचर क्या करेगी, सेम एबिलिटीज के बच्चों के ग्रुप फॉर्म कर देगी और उनको उसके बाद रिमीडियल टीचिंग या फिर ट्यूटोरियल टीचिंग स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलते हैं, वो उनको इंडिविजुअली ध्यान देगी, उनके ड्रॉबैक्स पे काम करेगी और उसके बाद इससे क्या होगा कि उनका रिजल्ट जो होगा वो काफी इम्प्रूव आएगा, पहले से काफी बेटर हो जाएगा। तो ट्यूटोरियल टीचिंग स्ट्रेटेजीज तभी टीचर अपनाती है जब वो देखती है कि सेम एबिलिटीज के बच्चों में अगर कुछ कमी आ रही है तो उनका ग्रुप फॉर्म कर देती है और इंडिविजुअली बच्चों को पे कंसर्न दिखाती हैं, जिससे बच्चों की स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं और बच्चों के रिजल्ट जो हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्कूल के बाद कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास होती है। वो एक्स्ट्रा क्लास क्या है, वो ही है ट्यूटोरियल टीचिंग या फिर जिसको हम रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। उसमें बच्चों को एक्स्ट्रा टीचर इंडिविजुअली अटेंड करती है, उनको इंडिविजुअली अटेंशन देती है, उनके ड्रॉबैक्स पे काम करती है, यानी कि उनके माइनस पे काम करती है
और देखती है कि कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, वो उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालती है, उनको परफेक्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है और कुछ समय बाद उन बच्चों के रिजल्ट में अपने आप ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को टीचर अपनी टीचिंग में यूज करती है ताकि जो वीक बच्चे हैं, जो बच्चे थोड़े लेस एबल हैं, वो बेटर हो सके, अपनी लर्निंग को बेटर कर सके। सो अब इसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। जब टीचर ट्यूटोरियल मेथड की हेल्प लेगी, जब टीचर इंडिविजुअली बच्चों को अटेंड करेगी या फिर बच्चों के जो ग्रुप हैं उनको बनाएगी, जो सेम एबिलिटी के बच्चे हैं उनको एक साथ रखेंगी, एक साथ अटेंड करके उनके डिफरेंसेस पे वर्क करेंगी, उनकी प्रॉब्लम्स पे वर्क करेंगी, तो उससे क्या होगी कि टीचिंग जो होगी वो हेल्पफुल होगी बच्चों के लिए, एक हेल्पिंग टीचिंग होगी। और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव टीचिंग बोला जाएगा कि टीचर बच्चों के साथ कोऑपरेट कर रही है, बच्चे टीचर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि उनके रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे होते हैं जो बच्चे टीचर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम्स नहीं रख पाते, वो बोल ही नहीं पाते कि उनको कहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर उनको मैथ्स का कोई इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको टीचर के सामने रखेंगे नहीं, भले ही उनके खराब मार्क्स आ जाएं। तो इससे क्या होगा, जब टीचर ट्यूटोरियल स्ट्रेटेजी की हेल्प लेगी तो उससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस गेन होगा। उसके साथ साथ वो टीचर को बता पाएंगे कि किस चीज में उनको प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो रिवील कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। जब बच्चों ने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, उनकी प्रॉब्लम्स टीचर तक पहुंच गई, टीचर ने सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर दिया, उससे उनके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कैसे हो पाएंगी, क्योंकि बच्चे रख पाते हैं अपनी टीचर से कम्युनिकेट करना जब शुरू करेंगे, सेम एबिलिटीज के बच्चों से बात करना शुरू करेंगे, जो उनके ग्रुप मेट्स हैं उनसे बोलना शुरू करेंगे, तो उससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगी। ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली टीचर फोकस करती है, यानी कि एक बच्चे की लर्निंग एबिलिटी क्या है, उस पर कैसे वर्क करना है, उसको क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर कैसे ध्यान देना है, इस पे टीचर ध्यान देती है और इसीलिए इसको हाईली इफेक्टिव माना जाता है। और जब टीचर ट्यूटोरियल टीचिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रही है तो वो बच्चों को प्रोवाइड कर रही है स्पेसिफिक लर्निंग सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों के सामने वो रख रही हैं जिससे बच्चे को वही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मिल रहा है जो बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए उसको जो सबसे बेटर चाहिए वही एनवायरनमेंट उनको मिल पा रहा है। जैसा कि हमने स्कूल में देखा है, जो रिमीडियल टीचिंग जब बच्चे लेते हैं तो उनको स्पेशली ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है, उनकी इंडिविजुअली नीड पे टीचर वर्क करती है, उनके सोल्यूशन टीचर, हर एक बच्चे के सोल्यूशन टीचर निकालने में जुट जाती है। सो ये थी हमारी ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, यानी जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों के बारे में। तो जैसा कि हमने ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी में पढ़ा कि वो कितनी टीचर सेंटर्ड होती हैं, वो कितना सिर्फ इसी पे ध्यान देती हैं कि टीचर क्या पढ़ाना चाहती है और कैसे पढ़ाना चाहती है। लेकिन जब डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात होती है, जब जनतांत्रिक शिक्षण नीति की बात होती है, तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी से। ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है, इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिवली पार्टिसिपेशन इसमें स्टूडेंट का भी माना जाता है, यानी कि टीचर इसमें सिर्फ ध्यान दे रही है कि बच्चों की नीड्स क्या हैं, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो टीचिंग कर रही है, अपनी स्ट्रेटेजीज को इस तरीके से अपना रही है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो नीड्स हैं, वो फुलफिल हो पाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं वो सारी सॉल्व हो पाए, उनके सोल्यूशन निकल पाए। और जब टीचर इंडिविजुअली बच्चों पे ध्यान दे रही है और उनकी नीड के अकॉर्डिंगली ही स्ट्रेटजीज को अपना रही है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी ऑल राउंड, यानी कि हर डोमेन की उनकी डेवलपमेंट होगी, मेंटल के साथ साथ उनके सोशल डेवलपमेंट होगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, जो हमारे ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में बिल्कुल भी नहीं होती थी। हमारे ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में बिल्कुल कॉग्निटिव एबिलिटीज की डेवलपमेंट होती थी और डेमोक्रेटिक में हम ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की देखते हैं, तभी ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज टीचर्स अपनाती हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी को, यानी जनतांत्रिक शिक्षण नीति के प्रकारों को। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे इसके 4 टाइप्स को, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कशन स्ट्रेटेजी को, उसके बाद ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी को, देन आएगी हमारी रोल प्ले स्ट्रेटेजी और उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे।
लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन स्ट्रैटेजी, जिसे हिंदी में हम वार्तालाप नीति के नाम से जानते हैं। सो डिस्कशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें बच्चों का और टीचर का काफी हद तक इंटरेक्शन होता है। ये बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें टीम्स मिलकर आइडियाज फॉर्म करती हैं, आइडियाज देती हैं, एक दूसरे की सुनते हैं बच्चे, और उसके बाद फाइनली एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्कशन स्ट्रैटेजी जब क्लास में अपनी टीचर यूज करेगी तो उससे बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और बच्चों का जो टॉलरेंस एबिलिटी है, जो टॉलरेंस लेवल है, वो बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे अपने आइडियाज के साथ साथ दूसरों के भी आइडियाज को सुन रहे हैं। वो क्रिटिसिज्म भी झेलेंगे अगर उनके सामने ऐसे आइडियाज आए जो बिल्कुल भी सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सिचुएशन के लिए सही नहीं बैठ रहे, तो दूसरे उस पर सवाल जरूर उठाएंगे। तो उससे बच्चों का टॉलरेंस जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। बच्चे क्रिटिसिज्म लेना सीखेंगे, वो सीखेंगे कि कैसे दूसरों के आइडियाज उनसे बेटर हो सकते हैं और कैसे वो खुद के आइडियाज को बेटर कर सकते हैं। तो डिस्कशन स्ट्रेटेजीज की मदद से टीचर बच्चों के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन डेवलप करती है। वो डेवलप करती है कि बच्चों की थिंकिंग स्किल्स कितनी हो सकती है, नए नए आइडियाज कितने बच्चे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है हमारी डिस्कशन स्ट्रेटेजी। अब हम इसके एडवांटेजेस यानी कुछ लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस को हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टीचर ने बच्चों को क्लास में इंटरनेट टॉपिक दिया है और उन्होंने बोला है बच्चों से कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव देखो और आइडियाज फॉर्म करो और एक कंक्लूजन पे आओ कि क्या ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है या फिर ज्यादा खराब है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर किसी में होते ही हैं, लेकिन क्या ये जो इंटरनेट है ये हमारे लिए ज्यादा सही है या ज्यादा खराब है। तो जब टीचर ने बच्चों को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप में और ये बताने के लिए बोला कि क्या ये ज्यादा हमारे लिए अच्छा है या ज्यादा खराब है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होंगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी। बच्चे पहले सोचेंगे, आइडियाज को फॉर्म करेंगे और उसके साथ साथ अपने ग्रुप मेट्स के साथ वो कम्युनिकेट करेंगे, वो सलाह लेंगे कि क्या ये पॉइंट सही है या क्या ये आइडिया सही है या खराब है। फिर आएगी लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्डअप होगी डिस्कशन स्ट्रेटेजी की मदद से, क्योंकि जब कंक्लूजन का टाइम आएगा, जब टाइम आएगा टीचर को बताने का कि ये ज्यादा हमारे लिए सही है या ज्यादा खराब है, जो ग्रुप मेट्स होंगे उसमें से हर बच्चा खड़े होकर अपने अपने आइडियाज को टीचर के सामने बोलेगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी एनहांस होगी, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी। बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी कि कोई आइडिया अगर सूटेबल नहीं लग रहा है इंटरनेट से रिलेटेड तो वो उसको हटा देंगे और जो सूटेबल लग रहा है वो उसको रखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि कोई चीज नहीं सूटेबल हो रही, तो ग्रुपमेट्स मिलकर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे हैं। बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा जब वो खुद से अपनी थिंकिंग स्किल्स को लगाएंगे, खुद से आइडियाज को फॉर्म करेंगे, तो वो इंटरेस्ट दिखाएंगे टॉपिक में और थोड़े क्रिएटिव हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा वो कोशिश करेंगे कि वो जितने ज्यादा आइडियाज हो सके वो उतने ज्यादा वो फॉर्म कर पाए। बच्चे इससे मोटिवेट होंगे और इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वो उनके अंदर जब कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी तो उससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही हूँ इस चीज में, और अगर ये चीज गलत है तो इस चीज को बोलना मुझे ऐसे है। तो उसके से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होंगे। बच्चों को एक्टिव लर्निंग के एक्सपीरियंसेस इससे टीचर बच्चों को प्रोवाइड करती है। ऐसा एक्टिव लर्निंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो ग्रुप में बैठ के बात करें, अगर 4-4 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है तो वो चारों बच्चों के आइडियाज को ले रहे हैं, चारों बच्चों की बातें सुनी जाएंगी, चारों बच्चों के आइडियाज को कंसिडर करा जाएगा। सो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे तभी तो वो आइडियाज दे पाएंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसकी मदद से बच्चों को टीचर एक्टिव लर्निंग के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकती है। और ये जो डिस्कशन स्ट्रैटेजी होती है इसको बोलते हैं कि ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल जैसे जो हमारी ऑफिस की मीटिंग होती हैं और उसके साथ साथ स्कूल्स में जो डिस्कशन होती है वो सारी फॉर्मल के अंदर आ जाती है। अब इनफॉर्मल क्या हुआ, हम सभी ने अपने पापा को, अपने दादाजी को डिस्कशन करते हुए देखा है, तो क्या वो फॉर्मल डिस्कशन होती है? नहीं, लेकिन उस डिस्कशन के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंगफुल चल ही रहा होता है, तो वो एक इनफॉर्मल डिस्कशन के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि अन्वेषण नीति के बारे में। ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है आई फाइंड आउट। तो मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है
ये बेस्ड है डिस्कवरी पे, कि डिस्कवर करना, रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना कि चीजें कैसे होती हैं। तो जब ये स्ट्रेटेजी टीचर यूज करती हैं, वो यूज करती हैं बेसिकली साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के, या फिर जब वो ईवीएस बच्चों को पढ़ा रही हो, अगर वो फील्ड पे बच्चों को लेकर जाएं, तो वो उनको कह सकती हैं कि आप डिस्कवर करो, आप देखो कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनको क्लासिफाई करो। तो ह्यूरिस्टिक जो मेथड होता है वो एक प्योर डिस्कवरी मेथड माना जाता है, और इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो स्टूडेंट ही होते हैं, वही रिसर्च करते हैं, वही फाइंड आउट करते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं, और इससे क्या होता है कि वो सेल्फ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड है। इसको चाइल्ड सेंटर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चा ही रिसर्चर है, वो ही सेल्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा है चीजों को की, और डिस्कवर कर रहा है कि चीजें एक्चुअली में हो कैसे रही हैं, वो लॉजिक लगा रहा है, वो रीजन फाइंड आउट कर रहा है, तो इसलिए इसको चाइल्ड सेंटर्ड बोला जाता है। इसमें जो बच्चा होता है, जब टीचर बच्चे के सामने प्रेजेंट करेगी प्रॉब्लम को, तो बच्चा हाइपोथेटिकली सोचेगा, वो एज्यूम करना स्टार्ट करेगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है ये प्रॉब्लम इस वजह से अराइज हो रही हो सकता है इस वजह से अराइज हो रही है, या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। तो वो सारे रीजंस को कंसिडर करता है और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चा ट्राई कर रहा है बार बार, अगर वो फेल भी हो रहा है और एट द एंड उसका रिजल्ट भी निकल रहा है, उसको सोल्यूशन बाद में मिल रहा है, लेकिन पहले उसने ट्राई करा है, वो फेल हुआ है, उसके बाद उसको सोल्यूशन मिला है। जो हमारे ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग से ही चीजों को समझने दो, क्योंकि वो उससे लॉन्ग टाइम तक और ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाता है। तो ये जो मेथड है ये बेस्ड है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर, और उसके साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है। अब हम जान लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, इसके लाभ क्या क्या हैं, ये किस तरीके से बच्चों को हेल्प करेगा अगर टीचर इनको अपनी टीचिंग में इस्तेमाल करेगी। इसके एडवांटेजेस हैं कि बच्चा जब खुद ही सेल्फ इन्वेस्टिगेट, खुद ही डिस्कवर करके चीजों का आंसर निकाल रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बच्चों के अंदर डेवलप होगी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों को ये समझ में आएगा कि हाँ, मैं भी चीजों को डिस्कवर करके उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसमें जो लर्निंग होगी वो इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के थ्रू ही होती है, क्योंकि इसको प्योर डिस्कवरी मेथड बोला जाता है। बच्चे जाते हैं, देखते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं और फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन को, और उसके बाद जाके वो कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कि इसमें लर्निंग इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बेसिस पर ही करी जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेथड लर्निंग बाय डूइंग, जो ज्यादातर हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उसको सपोर्ट करता है। तो ये प्रोवाइड करता है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज कि बच्चे लर्निंग बाय यानी खुद करके सीख पाए। खुद जाकर जब बच्चा रिसर्च कर रहा है तो वो उससे सीखेगा ही, उससे काफी चीजें उसको लर्न करने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। जब बच्चा सोल्यूशन लेकर टीचर के पास आएगा और टीचर को आंसर देगा उनकी प्रॉब्लम का, जो भी टास्क टीचर के द्वारा दिया गया था, टीचर इंडिविजुअली इवेल्युएट करेगी हर स्टूडेंट को कि इसको जो मैंने टास्क दिया था उसने इस तरीके से करा है, और कितना उन्होंने सही करा और कितना उन्होंने सही नहीं करा। बच्चा जब खुद करके सीख रहा है तो ज्यादा टाइम तक नॉलेज क्या होगी, उसके दिमाग में रिटेन रह पाएगी, यानी वो ज्यादा टाइम तक उसको याद रख पाएगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है बच्चों के अंदर साइंटिफिक और मैथमेटिकल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो बच्चे बहुत सारे सोल्यूशन निकालते हैं और तब तक उसका सोल्यूशन निकालते हैं जब तक उसका मेन आंसर नहीं मिल जाता बच्चों को, जिससे बच्चों के अंदर एक एटीट्यूड बिल्डअप होता है जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए काफी ज्यादा बेहतर माना जाता है। अब हम बात करेंगे रोल प्ले स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि पात्र अभिनय नीति के बारे में। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करते हैं, और ये बच्चों की क्रिएटिव और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को भी डेवलप करने में काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, रोल प्ले स्ट्रेटेजी, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें टीचर बच्चों को रोल्स डिवाइड कर देती है, और उसके बाद बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, अटेंशन देते हैं, जिस चीज पे उन्होंने अटेंशन दी है उसको रिटेन करते हैं, और उसके बाद ही उसे इमिटेट करते हैं, टीचर के सामने लेकर आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लूं तो हम सबकी बुक्स में, इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर था अकबर एंड बीरबल, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। तो जब मुझे वो टीचर ने पढ़ाया था क्लास में, तो उन्होंने क्लास में क्या करा था कि बच्चों को
कैरेक्टर्स डिवाइड कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि बच्चों को आप अकबर बन जाओ, आप बीरबल बन जाओ, आप उसके कोर्ट के एक दास बन जाओ, तो सबने अपने अपने रोल प्ले करे थे और उसकी मदद से वो चैप्टर आज तक मुझे याद है। तो वो क्यों हो पाया, याद क्यों रख पाई मैं ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि रोल प्ले एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हमारी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, वो ऑन हो जाती है, जिसकी मदद से हम लोग ज्यादा टाइम तक अपनी मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन, वो कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को जब टीचर यूज करती है तब वो स्पेसिफिक रोल डिवाइड कर देती है हर एक बच्चे को। बच्चा ऑब्जर्व करता है, बच्चा अटेंशन देता है, बच्चा देखता है कि कैसे कौन से रोल में क्या करना है, क्या इसका रोल है, कैसे इसको करा जाएगा, क्या इसके डायलॉग्स हैं, और उसके बाद बच्चा इसको इमिटेट करता है। इस टेक्निक, इस स्ट्रेटेजी की मदद से बच्चों और टीचर के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होता है। बच्चों की जो रिटेंशन स्किल्स होती हैं वो भी काफी ज्यादा पॉलिश हो जाती है। जब बच्चा रोल प्ले करता है तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो बच्चे को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट अप हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने ऑब्जर्व करा है, उसने देखा है, और जब उसको टीचर बोलेगी कि अब है टाइम प्रेजेंट करने का, सबको दिखाने का कि आपने क्या सीखा है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी चीजों को याद रख सकता हूँ, उसको अच्छे से प्ले कर सकता हूँ। इससे बच्चों के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होता है। अगर दो कैरेक्टर हैं और अगर वो आपस में उनका लिंकेज है तो उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर इंटरेक्शन की जो स्किल्स हैं वो भी एनहेंस हो पाएंगी, बच्चे एडजस्टमेंट्स करना सीखेंगे। तो इसको बोला जाता है कि रोल प्ले से बच्चों को वो एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे को जब रोल प्ले करना होता है तो वो अपना रोल नहीं कर रहे होते, वो ऑलरेडी किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। तो जब वो कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे तो वो कैरेक्टर में उनको बिल्कुल ही डूबना पड़ेगा, उनको उसी कैरेक्टर की आदतों को अडेप्ट करना पड़ेगा, तो जिससे बच्चे एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। ये ज्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा चीप होता है, क्योंकि क्लास में जो, अगर मेरी बुक में एक चैप्टर है रोल प्ले से ही रिलेटेड है, रोल प्ले पे ही बेस्ड है, तो टीचर सिर्फ कैरेक्टर डिवाइड कर देगी बच्चों को लाइंस दे देगी कि ये आपकी लाइंस है, अब आपको बोलना है, अब आपको ऐसे बोलना है। तो ये काफी इकोनॉमिकल यानी काफी चीप टीचर को पड़ता है, और उसके साथ साथ ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि बच्चों बहुत अच्छी तरीके से, जब भी रोल प्ले का नाम आता है बच्चे काफी खुद से बोलते हैं मैम मैं करूं, मैम मैं करूं, तो बच्चे काफी इंटरेस्ट के साथ इस चीज को करना चाहते हैं। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, और ये बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो कैसे अपनी क्रिएटिविटी डालकर रोल को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छे से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे देखते हैं, जब बच्चे खुद करते हैं और जब बच्चे देखते हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक चीजों को याद रख पाते हैं, जो कि सुनने से बच्चों के साथ नहीं हो पाता। अब आता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यानी मस्तिष्क विप्लव। ये एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसको टीचर यूज करती है जब उनको नए आइडियाज जानने हो, नए आइडियाज बच्चों के अंदर फॉर्म करने हो, बच्चों की क्रिएटिविटी स्किल्स को एनहांस करना हो। ये काफी हेल्पफुल होती है नए आइडियाज को जनरेट करने में, बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स को एनहांस करने में, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। और ऐसा माना भी जाता है कि एक जो बच्चों का ग्रुप होता है वो ज्यादा आइडियाज जनरेट करके दे सकता है, ज्यादा आइडियाज फॉर्म कर सकता है। अगर मैं एक बच्चे से पूछूं तो उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आइडियाज मिल जाएंगे किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। बट जब मैं एक ग्रुप की बात करती हूँ तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज डेवलप हो सकते हैं, जिसकी मदद से एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और जब बच्चा आइडियाज खुद निकालने लग जाता है, वो देखने लग जाते हैं कि कौन कौन से आइडियाज इस प्रॉब्लम की हेल्प करेंगे सोल्यूशन निकालने में, तो वो लॉजिकल थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रीजंस फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे अजम्पशन काम नहीं आता, वहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काम आती है। सो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब टीचर को एग्जीबिशन करना हो स्कूल में, अगर साइंस की टीचर को एग्जीबिशन करना है तो वो बच्चों से आके पूछेंगी कि हम क्या क्या नया कर सकते हैं। तो बच्चे ग्रुप में बैठकर सब एक साथ मिलकर नए नए आइडियाज फॉर्म करेंगे, नए नए आइडियाज टीचर को देंगे कि इस बार हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसे अलग कर सकते हैं, कुछ ऐसे अलग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक आइडिया नहीं निकल के आएगा, बहुत सारे आइडियाज निकल कर आएंगे, जिससे एग्जीबिशन क्या होगा वो नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं टीचर सब लोगों के सामने।
तो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचर को ऐसे हेल्प कर रहा है, बच्चों को ऐसे हेल्प कर रहा है कि उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स है, जो उनकी लॉजिकल पावर है, उन सब चीज की एनहेंसमेंट हो रही है, वो सारी चीजें पॉलिश हो पा रही है। अब हम इसके एडवांटेजेस यानी इसके लाभ को एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके लाभ है, कैसे कैसे ये बच्चों को कैसे कैसे बच्चों को ये फायदा देता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब नए नए आइडियाज फॉर्म होंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग बाहर अच्छी तरीके से निकल कर आएगी, बच्चों की पॉलिश होगी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि न्यू न्यू आइडियाज देने हैं और सबसे डिफरेंट आइडियाज देने हैं, तो बच्चे काफी क्रिएटिवली सोचेंगे। उसके साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग एनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो जैसा सोच रहे हैं, उनका आइडिया क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, वो टीचर के सामने रख पाए, वो ग्रुप मेट्स के सामने रख पाए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की मदद से आप सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं, यानी कि इसमें सारी क्लास की सारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रहती है और ये फोकस करता है और ये इंक्रीज करता है बच्चों का फोकस एक प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि टीचर के सामने प्रॉब्लम है कि इस बार एग्जीबिशन में क्या नया करा जाए, तो उससे क्या होगा कि बच्चों का फोकस किस पे आ जाएगा, सीधे सीधे कि एग्जीबिशन में क्या नया करना है इसी चीज पे। तो इससे बच्चों का फोकस भी इंक्रीज होता है। ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है और प्रोडक्टिव भी माना जाता है, क्योंकि जब लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर्स एक साथ बैठकर जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो उससे जो आंसर आ रहे हैं वो और जो सोल्यूशन निकल कर आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोडक्टिव हो रहे हैं और वो एफिशिएंट प्रूफ हो रहे हैं टीचर के लिए भी। और इससे स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन के साथ साथ उनके आइडियाज भी एक दूसरे को पता चलते हैं, बच्चों में नए नए आइडियाज भी बिल्डअप होते हैं। जैसे कि हम हमेशा क्लास में देखते हैं कि हमारा आइडिया कुछ और है, लेकिन जब हम किसी दूसरे बच्चे का आइडिया सुनते हैं तो कभी कभार हमें वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में भी ये चीज क्लिक होती है कि अरे वाह, ये आइडिया भी कितना ज्यादा अच्छा है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की मदद से हमें दूसरे बच्चों का, दूसरे लोगों के आइडियाज भी जानने को मिलते हैं, जिससे कि हमारे माइंड की डेवलपमेंट होती है। तो थैंक यू, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपका टीचिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए हों। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक।